ओके, तो हम नेक्स्ट टॉपिक पे आ गए हैं और वो है नर्स्ट इक्वेशन। नॉर्मली यहाँ से हम न्यूमेरिकल्स के बारे में पढ़ेंगे, तो पहले तो जानेंगे कि नर्स्ट इक्वेशन है क्या, उसका यूज़ क्या होगा और उसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है फॉर डिफरेंट सेल। तो नर्स्ट इक्वेशन है तो इक्वेशन, और इक्वेशन होता है रिलेशन बिटवीन सम क्वांटिटीज़। तो यहाँ पे ये इक्वेशन कौन कौन सी क्वांटिटीज़ के बीच में रिलेशन बताएगा वो देखेंगे। देखो, हमने सेल पोटेंशियल बारे में पढ़ा। सेल पोटेंशियल, ई सेल हम लिखते थे, ठीक है, ऐसा लिखते थे, ई सेल वो हमारा सेल पोटेंशियल था। अगर हम ऊपर नॉट लिखते तो समझो कि वो स्टैंडर्ड कंडीशन में है। और ई सेल, स्टैंडर्ड ई सेल फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या था, ई रिडक्शन कैथोड, याद करो, माइनस ई रिडक्शन एनोड, है कि नहीं। तो इसका मतलब ये हो गया कि ई सेल इज इक्वल टू डिफरेंस ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल बिटवीन कैथोड एंड एनोड, है कि नहीं। चलो, तो यहाँ से हम ढूंढ लेंगे, लेकिन ये तो कब, जब हमारा सेल स्टैंडर्ड हो। स्टैंडर्ड मतलब टेम्परेचर 298 केल्विन, कॉन्सेंट्रेशन कितना 1 मोलर, प्रेशर कितना 1 एटमॉस्फेयर 1 बार। लेकिन हर टाइम ऐसा थोड़ी होगा, हर टाइम हमारा कोई भी सेल स्टैंडर्ड कंडीशन में हो ऐसा ज़रूरी नहीं होता। तो ऐसे सेल के लिए जो कि नॉन स्टैंडर्ड है, उसके पोटेंशियल को ढूंढने के लिए जो इक्वेशन यूज़ होता है वो है नर्स्ट इक्वेशन। तो याद रखो, नर्स्ट इक्वेशन किसके लिए यूज़ होता है, सेल पोटेंशियल फाइंड आउट करने के लिए। चलो पहले तो लिखते हैं एक्चुअली है क्या। तो इक्वेशन, द इक्वेशन which gives relation between cell potential तो एक तो हो गई, एक क्वांटिटी हो गई सेल पोटेंशियल, नॉर्मली जिसे हम ई सेल बोलते थे, है क्या नहीं। टेम्परेचर, सेकंड है टेम्परेचर, टेम्परेचर जिसे हम टी बोलेंगे, एंड और एक है एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयरन इन सॉल्यूशन। और नेक्स्ट क्वांटिटी क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयरन, जो कि सॉल्यूशन में इलेक्ट्रोलाइट में जो भी आयरन था उसका कॉन्सेंट्रेशन। द इक्वेशन विच गिव रिलेशन बिटवीन सेल पोटेंशियल, टेम्परेचर एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयरन इज known as नर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। तो इतनी डेफिनेशन है। अब कैसे उसको रिप्रेजेंट किया जाता है। सपोज वी हैव अ हाफ सेल विच एक्ट एज अ कैथोड। वो हाफ सेल क्या है, Mn+, कोई भी आयन ले लिया एज ए Mn+, उसका चार्ज कितना है N+। अगर +1 है तो वो 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, +2 है तो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, 3 है तो 3, तो N+ है, इसका मतलब वो कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, N। तो बनेगा क्या, M सॉलिड, ठीक है। अब ये जो हाफ सेल है, ये जो कि रिडक्शन कर रहा है एक्ट एज अ कैथोड, तो उसके लिए नर्स्ट इक्वेशन कैसे लिखते हैं वो देखते हैं। नर्स्ट इक्वेशन फॉर एबो रिएक्शन इस तरह से, Mn+M। अब बताओ, पहले तो इतना ही देखो, ये है क्या, कौन सा पोटेंशियल है, रिडक्शन या ऑक्सीडेशन। तो प्लस में से न्यूट्रल हो रहा है, प्लस में से न्यूट्रल रिएक्शन कौन सी है, रिडक्शन। तो एक्चुअली ये है क्या, रिडक्शन पोटेंशियल की बात कर रहे हैं। ये है रिडक्शन पोटेंशियल, ओके। चलो, इज इक्वल टू E0 M+M माइनस RT NF ln QC। अब इक्वेशन होता है, ये तो कांस्टेंट हो गए,
लेकिन है क्या क्यूसी? क्यूसी रिएक्शन क्वोशेंट है, और रिएक्शन क्वोशेंट बारे में हमने पढ़ा था रिएक्शन क्वोशेंट 11th में। वो होता है, ये रिएक्शन से मिलता है। देखो यहाँ पे ये प्रोडक्ट है, ये क्या है? रिएक्टेंट है। तो रिएक्शन क्वोशेंट इज द रेशियो ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। देखो प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट है कि नहीं? जिस तरह से केसी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, वैसा ही होता है क्यूसी। अब बताओ, यहाँ पे तो एम सॉलिड है। नॉर्मली सॉलिड जो भी होता है, जैसे एम सॉलिड है, सॉलिड का कॉन्सेंट्रेशन कितना होता है? सॉलिड का कॉन्सेंट्रेशन एक्चुअली उसकी डेंसिटी होती है। क्या होती है? डेंसिटी। प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड का कॉन्सेंट्रेशन उसकी डेंसिटी होती है, और डेंसिटी कभी भी चेंज नहीं होती। मतलब क्या? वो कांस्टेंट टेम्परेचर पे उसकी वैल्यू भी कांस्टेंट रहती है। तो इसका मतलब क्यूसी फाइंड आउट करने में ये काम लगेगा नहीं, क्योंकि उसकी वैल्यू तो कांस्टेंट है, और वो हम ले लेंगे 1, उसको निकाल देंगे। तब क्यूसी का फॉर्मूला बन जाएगा सिर्फ 1/m n+। क्यों हमने निकाल दिया? बात समझ में आई? क्योंकि सॉलिड, प्योर लिक्विड मटेरियल की डेंसिटी ही उसका कॉन्सेंट्रेशन होता है, और वो विथ टेम्परेचर चेंज नहीं होता। मतलब टेम्परेचर अगर कांस्टेंट रखो तो उसकी वैल्यू भी कांस्टेंट होती है, तो उसको हमने निकाल दिया। अब ये वैल्यू यहाँ पे रखेंगे, तो फाइनल लास्ट इक्वेशन क्या हो जाएगा? mn+m इज इक्वल टू m0 n+m माइनस RT NF NN 1/mn+। तो ये हमारा हो गया नॉस्ट इक्वेशन फॉर दिस हाफ सेल विच when act as a cathode। अब क्वेश्चन होगा, ये क्या है? तो ये रिडक्शन पोटेंशियल की स्टैंडर्ड वैल्यू है। ये क्या है? ये रिडक्शन पोटेंशियल है लेकिन स्टैंडर्ड नहीं है। तो पहले तो वो लिख देंगे व्हाट इज E0 m n+m। तो स्टैंडर्ड वैल्यू ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल। व्हाट इज R? R होता है गैस कांस्टेंट, सबको मालूम है, और उसकी वैल्यू 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल हमें लेनी है। टेम्परेचर, तो टेम्परेचर होता है केल्विन इन केल्विन। एन क्या है? ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एन है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन विच इन्वॉल्व इन अ रेडॉक्स रिएक्शन। यहाँ पे कितने नंबर ऑफ मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है? एन, कभी 2 भी हो सकता है। तो ये होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इन रेडॉक्स रिएक्शन। सबसे F क्या है? F इज इक्वल टू फैराडे कांस्टेंट होता है, और इसकी वैल्यू 96487 कूलम पर मोल, या तो उसकी अप्रोक्स वैल्यू 9655 कूलम पर मोल होती है। ठीक है, तो ये हो गया नॉस्ट इक्वेशन। अब हम क्या करेंगे? अब हम ये नॉस्ट इक्वेशन को यूज़ करके कोई कंप्लीट सेल के लिए नॉस्ट इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे। देखो, तो अब हमारा क्वेश्चन बन जाएगा, इसमें ही टॉपिक बन जाएगा नॉस्ट इक्वेशन फॉर कंप्लीट सेल। ठीक है, या तो लिखेंगे फॉर सेल, बस इतना लिखो, सेल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। चलो, नॉर्मली हम जो इलेक्ट्रोकेमिकल बारे में पढ़े थे वो कौन सा था? गैल्वेनिक सेल, वही होता है डैनियल सेल। तो याद करो उसमें कौन कौन से 2 हाफ सेल थे?
तो उसमें एक कॉपर हाफ सेल था, वो एक्ट एज अ कैथोड, जबकि जिंक हाफ सेल वो क्या बनता था, एनोड। आपको इतना तो सबको मालूम है। तो अब देखो दोनों के लिए मुझे ये इक्वेशन लिखना है, ये फॉर्मूला लिखना है। यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे। चलो ये क्या था, रिडक्शन पोटेंशियल। तो मुझे कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल लिखना हो तो कैसे लिखूंगा, बराबर। चलो देखो, कैथोड रिडक्शन पोटेंशियल लिखना है कॉपर का, कैसे लिखूंगा, कॉपर का Cu2 प्लस Cu, है कि नहीं। रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव से न्यूट्रल, तभी तो रिडक्शन होता है। ये फार्मूला से, ये इक्वेशन से, E नॉट Cu2 प्लस Cu माइनस RT NF ln 1/mn प्लस। उसी तरह एनोड के लिए लिखो, एनोड के लिए लिखो, वो भी रिडक्शन पोटेंशियल ही लिखना है, रिडक्शन पोटेंशियल ही चाहिए हमें, क्योंकि हमें जो अगर सेल पोटेंशियल चाहिए तो डिफरेंस तो या तो रिडक्शन का होता है या तो ऑक्सीडेशन का होता है। चलो ये हो जाएगा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल माइनस RT NF ln 1/, यहाँ पे हमें कॉपर लिखना था, Zn2 प्लस। ठीक है, चलो यहाँ तक तो सबको समझ में आ गया होगा। हमने सिर्फ डैनियल सेल के लिए नन्स्ट इक्वेशन यूज़ करके दोनों हाफ सेल के लिए रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू हमने लिख ली। अब बताओ कि कोई भी सेल का सेल पोटेंशियल क्या होता है, डिफरेंस ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ बोथ इलेक्ट्रोड, यानी कि ई रिडक्शन कैथोड माइनस ई रिडक्शन एनोड होता है कि नहीं। तो कैथोड कौन है, ये, तो ये वैल्यू हम यहाँ पे रखेंगे, मतलब यहाँ पे आएगा Cu2 प्लस Cu और यहाँ पे आएगा Zn2 प्लस Zn। चलो Cu की वैल्यू रखेंगे, बराबर। तो ई सेल इज इक्वल टू, चलो Cu की वैल्यू क्या है, ब्रैकेट में रखेंगे ई नॉट Cu2 प्लस Cu माइनस RT NF ln 1/Cu2 प्लस, बराबर। ये हो गई कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल, फिर माइनस, फिर किसका, जिंक का, एनोड का। चलो वो कैसे लिखेंगे, ई नॉट Zn2 प्लस Zn माइनस RT NF ln 1/Zn2 प्लस। ठीक है, अब देखो ये नॉट वाली वैल्यू साथ में रखेंगे और ये जो ln वाली वैल्यू है वो साथ में रखेंगे। तो ए नॉट Cu2 प्लस Cu, फिर माइनस ई नॉट Zn2 प्लस Zn। अब ये वैल्यू माइनस है RT NF ln 1/Cu2 प्लस। देखो ये वैल्यू, देखो ये अंदर माइनस है, बाहर भी माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ln, बराबर, ln 1/, सॉरी पूरा लिखना पड़ेगा, RT NF ln 1/Zn2 प्लस। अब बताओ ये है क्या, फिर से वही है, डिफरेंस है कैथोड और एनोड के रिडक्शन पोटेंशियल क्या, लेकिन स्टैंडर्ड कंडीशन में है। तो ये स्टैंडर्ड कंडीशन में है तो इसे हम ई नॉट सेल लिख सकते हैं, उसका फॉर्मूला यही था। अब बताओ यहाँ से मुझे क्या क्या कॉमन निकल सकता है, देखो RT NF कॉमन निकालनी है, ln नहीं निकाल सकते, वो तो फंक्शन होता है। और मैंने माइनस भी बाहर निकाल दिया, माइनस अगर मैं बाहर ले लेता हूँ माइनस, तो जो अंदर प्लस है वो क्या हो जाएगा, फिर से माइनस हो जाएगा। तो ln 1/Cu2 प्लस ln 1/Cu2 प्लस माइनस ln 1/Zn2 प्लस होता है कि नहीं।
और आपने लॉगरिथम तो मैथमेटिक्स में या फिज़िक्स में पढ़ा ही होगा। लॉगरिथम में जो माइनस होता है उसे हम डिवीज़न में लिख सकते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया 1/cu2 प्लस डिवाइडेड बाई 1/Zn2 प्लस ऊपर चला जाएगा। तो E सेल इज इक्वल टू E नॉट सेल माइनस RT NF ln ऊपर हो गया Zn2 प्लस और नीचे आ गया Cu2 प्लस आयन। ठीक है, अब देखो, अब जो R है R, वो R की वैल्यू कितनी है 8.314। टेम्परेचर 298 ले लो। ln को मुझे अगर लॉग में कन्वर्ट करना हो तो कैसे करेंगे, 2.303 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो मैं 2.303 की वैल्यू रखूँ, मैं r की वैल्यू रखूँ, मैं t की वैल्यू रखूँ और मैं f की वैल्यू भी रख दूँ, ये सब की वैल्यू अगर लो तो वो आंसर होता है 0.0591 के आसपास जितना, बराबर। तो ये वैल्यू हो जाएगी। अगर ये वैल्यू यहाँ पे रखो तो कैसे लिखेंगे, फिर से ए सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591। एक्चुअली 59 ही रखो तब भी चलेगा, हमने n नहीं रखा था, इसका मतलब n नीचे आएगा और ln को मैंने किस में कन्वर्ट कर दिया, लॉग में। ठीक है, तो इस तरह से हमने क्या कर दिया, डैनियल सेल के लिए नर्स्ट इक्वेशन डिराइव कर दिया। ये होता है सेल पोटेंशियल, ये होता है सेल पोटेंशियल लेकिन स्टैंडर्ड कंडीशन, मतलब स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। n तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं नॉर्मली, ये फॉर्मूला में, ये रिएक्शन में, ये सेल में वो n इज इक्वल टू 2 होता है, लेकिन हमने अभी n ही रखा है। ये क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Zn2 प्लस, मतलब कि एनोड में जो भी है, एक्चुअली ये कहाँ पे हुए, एनोड में है, एनोड में जो भी आयन है उसका कॉन्सेंट्रेशन है, और ये क्या है, कैथोड में जो भी है उसके आयन का कॉन्सेंट्रेशन। तो इस तरह से हम सेल पोटेंशियल फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट है जनरल नर्स्ट इक्वेशन। तो वो तो हमने डैनियल सेल के लिए देखा था, लेकिन कोई नॉर्मल कोई भी रिएक्शन आपको दे दे और बोले कि इसका नर्स्ट इक्वेशन लिखो, तो कैसे लिखोगे वो देखना है। देखो, हमारे पास एक रिएक्शन है जिसमें ए और बी रिएक्टेंट है, जिसमें से सी और डी प्रोडक्ट मिल रही है। ये जो भी आगे नंबर है ए बी सी, वो स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट है, सबको मालूम है। इसका मतलब ए का मोल ए होगा, बी का बी होगा, सी का सी और डी का डी। अब बताओ, इसके लिए अगर मुझे रिएक्शन कोएफिशिएंट लिखना हो तो कैसे लिखूंगा। रिएक्शन कोएफिशिएंट है क्या, रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय, मतलब क्या है, रेशियो है। एक तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट का प्रोडक्ट है जिसका पावर सी, इसका पावर डी, किसके साथ, रिएक्टेंट के साथ। तो ये हो गया ए पावर ए और बी का पावर बी, ये होता है। ऐसे ही तो हमने केसी लिखा था 11th में, रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ concentration of product to product of concentration of reactant, where small a, small b, small c, small d are reaction stoichiometric coefficient होते हैं। ठीक है, चलो अब इसके लिए कैसे लिखेंगे, तो E सेल इज इक्वल टू E नॉट सेल माइनस 0.059 n, कितने इलेक्ट्रॉन है वही तो होता है n। अब यहाँ पे हम लिखते थे log QC, QC की जगह आप डायरेक्ट की वैल्यू रख दो, तो E सेल इज इक्वल टू E नॉट सेल माइनस 0.059 डिवाइडेड बाई n log C D A B। ये आपका जनरल नर्स्ट इक्वेशन हो गया। अब इसको लेके हम एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज वी हैव अ रिएक्शन जिसमें Al जिंक 2 प्लस
और बन रहा है Al3+ और Zn। रिएक्शन को बैलेंस करना पड़ेगा। बैलेंस में इसे 2 टाइम्स और इसे 3 टाइम। क्यों? क्योंकि चार्ज की वैल्यू हमें इक्वल करनी है। 3 2 ज़ा 6, 2 3 ज़ा 6। ठीक है, ये बैलेंस रिएक्शन है। अब बताओ यहाँ पे कितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना चेंज हुआ? तो देखो यहाँ पे +6 था, उसमें से बन गया 0, मतलब कि चेंज कितना है? यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6 चेंज। ऑक्सीडेशन नंबर का चेंज कितना है? 6। तो n = 6 होता है, वही तो इलेक्ट्रॉन होता है। अब इसके लिए हमें लिखना है, तो कैसे लिखेंगे? तो देखो E cell = E0 cell - 0.059 डिवाइडेड बाई n = 6 होगा। अभी लिखना है तो अभी लिख दो, 6 log। चलो फिर कैसे लिखेंगे? QC क्या बनेगा? QC क्या बनेगा बताओ? QC अभी तो बताया, ये डिवाइडेड बाई ये। ठीक है, तो पहले QC ही लिख देते थे। चलो लिखो QC। QC हो जाएगा Al3+ का पावर 2 Zn का पावर 3, जबकि Al का पावर 2 है और Zn2+ का पावर 3 है। अब बताओ यहाँ पे एल्यूमिनियम सॉलिड होता है, जिंक भी सॉलिड होता है। मैंने बताया जो प्योर सॉलिड प्योर लिक्विड है वो उसका कॉन्सेंट्रेशन, उसकी डेंसिटी होती है और डेंसिटी कांस्टेंट होती है। तो ये हम वैल्यू निकाल देंगे, उसे हम रखेंगे नहीं। तो फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ इतना ही रहेगा। याद रखना पड़ेगा आपको कि सॉलिड और लिक्विड फॉर्म में जो लिक्विड, एक्वियस नहीं लिक्विड, उसे हम नहीं लेंगे। अब बताओ फाइनल फॉर्मूला, E cell = E0 cell - 0.059, n = कितना है? 6 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 6, फिर log QC की जगह डायरेक्ट वैल्यू रख दो, Al3+ और Zn2+। क्यों? ये हो गया जनरल इक्वेशन। जिस तरह से हमने कंप्लीट सेल के लिए इक्वेशन लिखा, अब हाफ सेल के लिए भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट इक्वेशन फॉर हाफ सेल। चलो हाफ सेल कैसे कैसे लिखेंगे? हमने एक हाफ सेल ले लिया कोबाल्ट। चलो मैंने कोबाल्ट हाफ सेल ले लिया। अब ये कोबाल्ट हाफ सेल है, वो कैथोड भी बन सकता है और एनोड भी। सपोज ये पहले हम लेंगे कैथोड, ये कैथोड बन रहा है, सॉरी कोबाल्ट एक्ट एज अ कैथोड। तब रिएक्शन कौन सी होगी? तब रिएक्शन होगी Cu3+ गेन 3 इलेक्ट्रॉन एंड कन्वर्ट Cu सॉलिड, है कि नहीं? तब अगर वो कैथोड बन रहा है और मुझे उसका रिडक्शन पोटेंशियल चाहिए, कौन सा पोटेंशियल? रिडक्शन। तो फॉर्मूला क्या होगा? फॉर्मूला होगा, ये हम जो लिखने वाले हैं वो रिडक्शन पोटेंशियल के बारे में, ये होगा Cu3+ Cu, देखो रिडक्शन फॉर्म में है कि नहीं? = E0 Cu3+ Cu - 0.059, n ही रखो, n = एक्चुअली 3 होगा, लेकिन हम n ही रखेंगे अभी। तो यहाँ पे QC क्या बनेगा? QC बनेगा Cu डिवाइडेड बाई Cu3+। Cu सॉलिड है मतलब वो 1 ही होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे log 1 बाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कोबाल्ट 3+ आयन। तो ये हो गया रिडक्शन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, इस तरह से मिलेगा। चलो अब एज्यूम करते हैं कि कोबाल्ट हाफ सेल एक्ट एज अ एनोड। तब क्या करेगा? तब वो ऑक्सीडाइज्ड होगा। इसका मतलब कोबाल्ट 3 इलेक्ट्रॉन लॉस करके कोबाल्ट 3+ आयन बनेगा, बराबर। तो अब हमें लिखना है उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, बराबर। कैसे लिखेंगे? इस तरह से देखो, ये रिडक्शन फॉर्म में है,
+3 में से न्यूट्रल, तो ऑक्सीडेशन फॉर्म में कैसे लिखे, Cu में से CO3+, याद रखना, इज इक्वल टू E0 CO3+ -0.059/n। बताओ QC क्या होगा, QC मतलब ये डिवाइडेड बाई ये तो रहेगा लेकिन ये सॉलिड है मतलब निकल जाएगा, इसका मतलब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कोबाल्ट की वैल्यू ही होगी। तो बात समझो कि अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो तो आयंस ऊपर होगा जबकि रिडक्शन में नीचे है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला है। ओके, तो देखो हमने दो न्यूमेरिकल्स ले लिए विच बेस्ड ऑन नॉन-स्टेट इक्वेशन। एग्जाम्पल नंबर 3.1 और इंटेक्स क्वेश्चन नंबर 3.5। देखो क्या है, रिप्रेजेंट द सेल इन विच द फॉलोइंग रिएक्शन टेक प्लेस। तो यहाँ पे हमें रिएक्शन दिया हुआ है जिसमें आप देख सकते हो कि Mg ऑक्सीडाइज्ड इन Mg2+ एंड Ag+ जो आयन है वो रिड्यूस होके Ag बन रहा है। तो Mg का ऑक्सीडेशन और Ag का रिडक्शन, ये सेल है। तो इसे हमें रिप्रेजेंट करना है, सेल रिप्रेजेंटेशन जो पहले हमने किया था। तो सेल रिप्रेजेंटेशन में क्या होता था, क्या बनते थे बताओ, सेल को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता था, एनोड पहले आएगा सॉल्ट ब्रिज, उसके बाद कैथोड। तो एनोड कौन बनेगा, जिसमें ऑक्सीडेशन होता है यानी कि Mg। तो यहाँ पे लिखेंगे Mg में से क्या बना Mg2+, जिसका कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है तो वो लिखेंगे। फिर सॉल्ट ब्रिज, याद करो फिर क्या करते थे, सॉल्ट ब्रिज के दोनों तरफ आयंस ही होने चाहिए यानी कि Ag+0.001 मोलर रिड्यूस इन Ag सॉलिड, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। तो ये हो गया सेल रिप्रेजेंटेशन। चलो अब पूछा है कि इसके इस सेल को भी फाइंड करो, जबकि इनॉट सेल हमें दिया हुआ है। तो फिर नॉन-स्टेट इक्वेशन चाहिए। नॉन-स्टेट इक्वेशन कैसे लिखेंगे बताओ, ई सेल इज इक्वल टू इनॉट सेल -0.059 डिवाइडेड बाई n log QC। तो पहले हमें QC चाहिए। बताओ QC क्या होगा, QC यानी प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट, तो ये इंटू ये। लेकिन देखो यहाँ पे Ag सॉलिड है, Mg सॉलिड है, तो ये तो रहेगा नहीं, सिर्फ और सिर्फ आयन ही रहेंगे। तो यहाँ पे होगा Mg2+ और डिवाइडेड बाय Ag2+। लेकिन ये भूलना नहीं कि Ag का स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या है 2, तो ये वैल्यू यहाँ पे रखेंगे। इसकी वैल्यू कितनी दी है 3.17 -0.059। अब देखो n भी देख ही लेते हैं, Mg 0 था उसमें से +2 हुआ, इसका मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने चेंज हुए 2, तो ये 2 ही होगा। यहाँ पे n इज इक्वल टू भी 2 ले लिया, लॉग ये हो जाएगा Mg2+ का कॉन्सेंट्रेशन और Ag+। चलो वैल्यू बाकी की जो भी वैल्यू है कॉन्सेंट्रेशन की 0.0295 होता है, देख लेना। Mg की वैल्यू कितनी है 0.130, Ag की वैल्यू कितनी है 0.0001। इसका मतलब इसको मैं 10⁻⁻4 लिख सकता हूँ और स्क्वायर, है कि नहीं, 1 2 3 4। 3.17 -0.0295 log 0.130। चलो ये कितना होगा 10⁻⁻8, -8 ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा 10⁻+8। थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं, log 1.30 इंटू 10⁻7। अब इसका हमें लॉग देखना है, तो कैसे देखेंगे लॉग देखने के लिए दोनों को अलग करना पड़ेगा। मतलब एक तरफ log 1.30 फिर प्लस, ये लॉगरिथम का रूल्स है कि जो मल्टीप्लिकेशन में हो उसे हम एडिशन में लिख सकते हैं, तो log 10⁻7, ठीक है। इस तरह से हम लॉग देखना, इसका लॉग कितना आएगा 3.17 -0.0295। इसका अगर लॉग देखोगे आपको आता ही होगा, तो वो होता है 0.1139 और
10⁻7 का लॉग तो 7 ही होता है, क्योंकि 7 आगे आएगा और लॉग 10 की वैल्यू 1 होती है इसीलिए। तो ये इसको ऐड कर दो तो ये वैल्यू 7.1139। अब मल्टीप्लिकेशन ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन करो। 3.17 माइनस ये हो जाएगा 0.209 के आसपास हो जाएगा। आप एक बार कैलकुलेट करके देख लेना, जितना भी होता है माइनस करो तो 2.961 वोल्ट ये आपका फाइनल आंसर। तो गिवन सेल का सेल पोटेंशियल इतनी वैल्यू मिली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द ईएमएफ ऑफ सेल इन विच, ईएमएफ ऑफ सेल इसका मतलब ये सेल पोटेंशियल ही ढूंढना है, इन विच द फॉलोइंग रिएक्शन टेक प्लेस, और हमें ई नॉट सेल भी दिया हुआ है। तो फॉर्मूला तो वही होता है अकॉर्डिंग टू नॉन्स इक्वेशन, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 डिवाइडेड बाई एन लॉग क्यू सी। और फिर से व्हाट इज क्यू सी, क्यू सी क्या होगा, देखो ए जी सॉलिड एन आई सॉलिड, तो वो तो हम लेते ही नहीं हैं, इसका मतलब यहाँ पे रेशियो सिर्फ और सिर्फ Ni2 प्लस डिवाइडेड बाय ए जी प्लस और स्क्वायर, यही होगा। n कितना हुआ तो वो भी देख लेते हैं, Ni में से Ni2 प्लस, इसका मतलब n इज इक्वल टू 2, तो सारी वैल्यू यहाँ पे रखो, ये होगा 1.05 माइनस 0.059 बाई 2 लॉग, यहाँ पे आएगा Ni2 प्लस और नीचे होगा Ag प्लस स्क्वायर। Ag और Ni के आयन का कॉन्सेंट्रेशन कितना दिया हुआ है, देखो Ni 0.160 और Ag 0.002, जिसे मैं 2 × 10⁻³ लिख सकता हूँ, उसका स्क्वायर करना है। ठीक है, 1.05 माइनस 0.0295 होता है लॉग 1.60, ये हो जाएगा 0.160, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 10⁻⁻6। इसको डिवाइड करो तो ये हो जाएगा 0.04, 10⁻⁻6 ऊपर जाएगा तो +6 हो जाएगा। और थोड़ा इजी करेंगे, फिर लॉग देखेंगे। अब क्या करना है, 4 × 10⁻⁴ लिखेंगे, है कि नहीं, पॉइंट को वो डायरेक्शन में हमने एडजस्ट कर लिया। अब 4 का अलग से देखना है और 10⁻⁴ का अलग से देखना है, यही तो हमने अभी सीखा। तो log 4 प्लस log 10⁻⁴, चलो 4 का log कितना होता है, तो वो होता है 0.6021 के आसपास, और इसका तो 4 ही होता है, तो ऐड करो तो 4 कितना हो जाएगा 6021, उसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो तो ये वैल्यू हो जाएगी -0.135, फिर माइनस करो तो 0.915 वोल्ट आपका आंसर। वन टाइम कैलकुलेशन चेक कर लो, ठीक है।